हो गया। अच्छा, कल के क्लास में और वीडियो के सेशन में हम लोग स्वर के प्रकार और व्यंजन के प्रकार को पढ़ें, जिसमें से व्यंजन के प्रकार में हम लोग स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में स्पर्श व्यंजन को समझा। अभी इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो बताना है। तो आज हम लोग स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। सभी मित्रों को सुप्रभात। शिक्षा के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी लोग का स्वागत है। आइए, स्पर्श व्यंजन को कितने नामों से जाना जाता है? दो नामों से। कौन कौन सा? हाँ, वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन। ठीक है। तो मैंने कल बताया कि इसे स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं और इसे अंतस्थ इसे उदित व्यंजन क्यों कहते हैं, है ना। तो स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्यों? बताओ, स्पर्श व्यंजन इसे क्यों कहते हैं? सर, इसको बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? तो सर, स्पर्श व्यंजन को जब हम बोलते हैं हाँ, तो मुख से कहीं न कहीं टच होकर ही आता है। मुख से कि मुख के कुछ अंदर कुछ ऐसे भाग होते हैं, अंग होते हैं जिससे वह स्पर्श करते हुए उच्चरित होता है ना। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक वर्ग एक 5-5 व्यंजनों के रूप में विभाजित है ना। तो यह एक वर्ग बन जाता है। जो 5 का वर्ग होता है तो इसमें कुल 25 व्यंजन होते हैं, है ना। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और इसे उदित व्यंजन भी कहते हैं, है ना। इसे उदित व्यंजन भी कहते हैं। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इंक नहीं है, क्या हो तो बड़ा आफत हो जाएगा। कि है इसमें? नहीं है। इसमें था क्या शायद? बताओ, उदित व्यंजन। ये गिरा था, क्या हो? देखिए, कबूतर गिराया होगा। अरे कबूतर तो परेशान किए हुए हैं। बताओ। चलिए, अच्छा, आइए अब हम लोग स्पर्श व्यंजन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजन। ठीक है। देखिए, स्पर्श व्यंजन के लिए संस्कृत में एक सूत्र है ना। सूत्र क्या है? कादयो मावसाना स्पर्श, है ना। कादयो मावसाना स्पर्श मतलब क्या? कादयो का मतलब क के आदि से लेकर, क के आदि, आदि का मतलब क्या? जहाँ से प्रारंभ होता है वही हो गया ना।
तो कादेव का मतलब क के आदि से लेकर के म के अवसान तक, अवसान का मतलब अंतिम ना, तो क के आदि से लेकर के म के अवसान तक के जितने भी वर्ण होते हैं वे सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना। तो कादेव मावसाना स्पर्श, तो इसका एक यही सूत्र है, कादेव मावसाना स्पर्श, यानी क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण होंगे क्या होंगे, वो स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अब इसे स्पर्श इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो व्यंजन होते हैं इनका जब भी उच्चारण किया जाता है तो ये हमारे मुख के किसी न किसी अंग, जैसे कह सकते हैं कि कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है, दंत है आदि चीज़ों को स्पर्श करते हुए यह बाहर की ओर निकलता है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि क से लेकर के म तक है ना, तो क ख ग घ और ये अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ और ये म। ठीक है। तो इसमें देखिए ये जितने भी व्यंजन हैं ये सभी हमारे मुख के किसी न किसी अंग या भाग को स्पर्श करते हुए उच्चरित होते हैं, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 वर्ग है, एक क वर्ग, एक च वर्ग, एक ट वर्ग, एक त वर्ग और ये प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में जो है कि यानी क वर्ग में देखा जाए तो क को लेते हुए 5 व्यंजन हैं। इसी प्रकार से च वर्ग में च को लेते हुए 5 व्यंजन है ना। तो यह एक वर्ग के रूप में होते हैं, अतः इस कारण इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अब इसके अलावा इनको उदित व्यंजन की भी संज्ञा दी गई, इसलिए चूँकि हिंदी वर्णमाला में यदि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन की बात की जाए तो उसमें सर्वप्रथम इन्हीं का ही सबसे पहले जो है कि समाहार होता है, या कह सकते हैं कि सबसे पहले यहीं आते ही हैं, इसलिए ये उदित व्यंजन भी कहलाते हैं। और जिसके लिए एक सूत्र भी दिया गया है, कु चु टू तु पु एते उदित, है ना, एते उदित। इसका मतलब क्या समझे, यहाँ पर कु का मतलब क वर्ग, ठीक है, कु का मतलब क वर्ग, चु का मतलब यहाँ से लिख दे रहा हूँ मैं, कु का मतलब क वर्ग, ठीक है, और चु का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, तू का मतलब त वर्ग और पू का मतलब प वर्ग, है ना। अब क वर्ग का मतलब हो गया क से लेकर के अंग तक, च वर्ग का मतलब च से लेकर के इ तक, ट वर्ग का मतलब ट से लेकर के अड़ तक, त वर्ग का मतलब त से लेकर के म तक, और कहाँ तक, न तक, त से लेकर के न तक। अब पू वर्ग का मतलब प से लेकर के म तक। हाँ, ऐसे तुम लोग बता दिया करो, कई जगह हमसे भी गलती हो जाती है, तुम लोग बताती भी नहीं हो। और हम देखते हैं, अच्छा दिखाइए नहीं देता है, यहाँ बोर्ड में नहीं दिखाई देता है, वाह भाई वाह, ऐसा काहे नहीं दिखाई देता है।
रहेगा तो भी तो सही है। आ? सर जैसे कु चु टू तू पू है। हाँ अगर हम जैसे क च ट त प पढ़ेंगे तो भी तो सही है। हाँ, क च ट त प पढ़ेंगे तो भी सही है, लेकिन अभी इसका आगे चल करके इसका उपयोग बताया जाएगा कि कुचू टू तुपू इसको क्यों कहा गया, है ना। जब वर्णों का उच्चारण स्थान बताया जाएगा तब उसमें यहाँ पर इसका प्रयोग बताया जाएगा, ठीक है ना। अब ये ऐसा बताया गया है कि कुचू टू तुपू एते है उदित, है ना। चलिए अब देखिए, अब इन सभी का केवल हमको देखना है किसे, इसे देखना है, ठीक है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनको देखना है। इनका उच्चारण हमारे मुख के भिन्न भिन्न भागों से स्पर्श हो करके होता है, ठीक है ना। जैसे क का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, और च का उच्चारण तालु से, ट का उच्चारण मूर्धा से, और त का उच्चारण दंत से, प का उच्चारण ओष्ठ से, ठीक है ना। तो जिसका कंठ न खुला हो वो क वर्ग का कोई भी व्यंजन का उच्चारण सही से नहीं कर पाएगा, जिसका कंठ न खुला हो। लोग कहते हैं कंठ नहीं खुला है, नहीं और सब कर सकता है थोड़ा बहुत। अब जैसे मान लेते हैं मुख में दांत नहीं है तो क्या वो क नहीं बोल पाएगा, बोल लेगा क ना, लेकिन दांत वाला जो त वर्ग का है इसको नहीं बोल पाएगा, कि बोल लेगा, त बोलेगा लेकिन समझ नहीं आएगा कि वो त बोल रहा है कि च बोल रहा है कि ट बोल रहा है, ये समझ नहीं पाएंगे। शुद्ध रूप से स्पष्ट रूप से उसका त का उच्चारण नहीं होगा, जिससे हम लोग त बोलते हैं वैसे उच्चारण नहीं हो पाएगा। और जिसका होंठ गड़बड़ हो या जिसके पास होंठ ही ना हो तो वो प नहीं बोल पाएगा, है कि नहीं, प बोल लेगा वो, ठीक है। अब चाहे तो आप लोग इसका उच्चारण करके प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जैसे क बोलना है तो कंठ हो गया, अब च बोलना है ना, तो च देखिए, च बोलने पर हमारी जबान कहाँ जा रही है, च, ये जो ऊपर वाला दांत है इसके ठीक थोड़ा सा पीछे जा रहा है ना, तो वो कहाँ जा रहा है, तालू पर जा रहा है, ठीक है, तालू पर जा रहा है। अब जहाँ से च का उच्चारण होगा च छ ज झ इया, च छ ज झ इया, जबान एक ही जगह टच हो रहा है ना। च बोलिए चाहे छ बोलिए, चाहे ज बोलिए चाहे झ बोलिए चाहे इया बोलिए, एक ही जगह जबान टच हो रहा है। और ट बोलिए तो जहाँ से, अब ट बोलने पर जो हमारी जीवा है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है ना, हल्का सा, जहाँ से च का उच्चारण हो रहा था, टच, च का उच्चारण करने पर जहाँ पे हमारी जीवा टच हो रही थी, अब ट बोलने पर उसके थोड़ा सा पीछे हो रहा है, तो जहाँ पे पीछे हो रहा है वही मूर्धा हो गया, है ना। तो जहाँ से ट होगा वही ठ ड ढ अड़, अब त हो गया, तो त देखिए कहाँ से हमारी जीवा कहाँ पे स्पर्श हो रही है, त बोलने पर दांत से। तो यदि जीवा को दांत से पकड़ लीजिए, जीवा को दांत से पकड़ लीजिए इसे, अब त बोलिए, बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। यदि जीवा को ऐसे पकड़ लीजिए दांत से तो नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो त का उच्चारण करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो जीवा होगी वो दांत से टच होगा, दांत पर धक्का देगा, तभी वो उच्चारण या वो ध्वनि निकलेगा और शुद्ध रूप से उसको त कहा जाएगा, है ना। अब उसके बाद प बोलना है, ठीक है, प बोलना है तो कैसे बोलेंगे, अरे प बोलने के लिए किसका स्पर्श होगा, होंठ का स्पर्श होगा, दोनों होंठों का स्पर्श होगा, प। और इन पांचों में ये जो प वर्ग है इसका उच्चारण आसानी से हो जाता है, इसका उच्चारण बड़े आसानी से होता है। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहले पापा मम्मी यही सब करते हैं, पानी ये सब, तो जो उच्चारण हो रहा है होंठों से वो जल्दी उसका जो है कि वो सीख लेते हैं। तो ये सबसे इसमें जो है कि सरल होता है, होंठों के द्वारा जो स्पर्श करके उच्चरित होता है। अब देखिए इसके लिए एक और विधि हो सकती है उच्चारण करने के लिए। अब देखिए क बोलना है, जो सीखना है यही सीख लेना है, आगे चल करके फिर उसके बाद बताएंगे, लेकिन फिलहाल में भी इसी के बारे में यही सीख लेना। और जो ये वाले हैं ये पंचमा अक्षरम है,
है ना, ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, है ना। नासिका के साथ साथ ये उच्चरित होते हैं। अंग हो गया, इंग हो गया, ड़ हो गया, न हो गया और ये म हो गया। अब इसके बाद यदि हमें क बोलना है, ठीक है, क बोलेंगे ऐसे क। अब क्या करना है कि हमें क बोलना नहीं है, अब क बोलने की तैयारी करना है। जैसे तैयारी, जैसे किसी चीज़ की तैयारी होती है, हमें क बोलना नहीं है, क बोलने की तैयारी करना है। बोलो, तुम लोग देखो, महसूस करो। टच हो रहा है। कहाँ टच हो रहा है? बोलबा नहीं कि तो सर टच हो गया। तैयारी अच्छा, तैयारी की हो, करो करो करो, फिर से करो, तैयारी करो तो करो जल्दी। क नहीं बोलना है, क की तैयारी करना है। क। अब देखिए जबान कहाँ जा रहा है ना। तो जहाँ पे जबान जा रहा है वहीं कंठ हो गया। नहीं बोलना नहीं है, तैयारी करना है हमें। अब उसके बाद च बोलने की तैयारी करना है ना। च बोलना नहीं है, च की तैयारी करना है। च, जैसे च बोलना है तो च बोलना नहीं है, हमें च की तैयारी करना है बोलने की। जबान कहाँ जा रहा है? जहाँ जबान टच हो रहा है वहीं क्या है? तालु है। अब ट बोलने की तैयारी की ओर करना है ना। तो अब जहाँ पे जबान टच हो रहा है, हमको जो एक बोलना नहीं है, बस तैयारी करना है ट की। तो जहाँ पे जबान टच हो रहा है वो क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। तो अब जैसे त बोलना है, तो बोलना है, तैयारी करिए, तो बोलने की तैयारी करिए, तो जबान ऑटोमेटिक दांत की तरफ धक्का दे रहा है ना। अब प बोलना है, प नहीं बोलना है, तैयारी करना है। होंठ ऑटोमेटिक आपस में स्पर्श करेंगे, है ना। अब होंठ को पकड़ के बोलिए प ना, तो वो ऑटोमेटिक आपके हाथों को होंठ की तरफ ले आएगा। यदि नहीं ले आएगा तो आप बोल नहीं पाएंगे, है ना। तो ये क का मतलब कंठ, च का मतलब तालु, ट का मतलब मूर्धा, त का मतलब दांत, प का मतलब होठ, है ना। ये 5 हो गए। अब इसमें देखिए जो अंग है ना, ये अंग हो गया, इंग हो गया, अड़ हो गया, न हो गया और ये म हो गया। ये क्या है? पांचों, ये पांचों क्या है? नासिक के वर्ण है ना, यानी कि नाक के द्वारा भी। अब जैसे क का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से। तो इसके साथ साथ जितने भी व्यंजन होंगे सभी का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से। और ये अंग का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? नासिक से भी हो रहा है। तो अब इसका उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ प्लस नासिक हो जाएगा। यदि परीक्षा में दे दिया जाए कि अंग या इंग का उच्चारण कहाँ से होगा, एक तरफ कंठ दे दे, एक तरफ नासिक दे दे, एक तरफ कंठ प्लस नासिक दे दे, एक ठो दे दे, इनमें से सभी चाहे इनमें से कोई नहीं, तब कौन सही हो जाएगा? हाँ, कंठ प्लस नासिक सही हो जाएगा। तो भी सही हो जाएगा। कंठ और नासिक का मतलब और का मतलब ही होता है ना एक साथ। मतलब एक या कंठ पे लगाना हो या नासिक पे लगाना हो तो कौन सा? तब नासिक हो जाएगा ना वो, ठीक ना, तब नासिक हो जाएगा। चलिए, तो ये चीज बात समझ में आया स्पर्श व्यंजन को लेकर? क्यों समझ में आ गया? अब भूलेंगे नहीं? क्यों जी? अच्छा, ये सब तुम पढ़ी थी? बीएड तुम्हारा 1 साल तो हो ही गया, अब पढ़ी नहीं? ठीक, अब पढ़ रही हो ना, तो समझ में आ रहा है भरपूर कि थोड़ा थोड़ा? पूरा पूरा समझ में आ रहा है? पूछने पर बता दोगी? बोलो, बताओ, बता दोगी पूछने पर? अरे हम नहीं पूछे, कभी आयोग पूछ लिया तो बता दोगी उसको, आयोग को? बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो। अरे गदही, तब का गधा लोग बहादुर नहीं होते हैं क्या जी? गजब हाल है भाई। कुछ गधा बहुत बहादुर होते हैं और कुछ घोड़ा एकदम बहादुर होबा नहीं करते हैं।
तो व्यंजन के प्रकार में हम लोगों ने अभी तक स्पर्श व्यंजन को समझा, स्पर्श व्यंजन को जाना। अब इसके बाद कौन सा व्यंजन आएगा? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? हाँ, अब इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। ठीक ना? देखिए, अंतः का मतलब अंदर या भीतर, अंतः का मतलब, स्थ का मतलब हाँ, स्थित। ठीक ना? यानी कि जो हमारे अंदर स्थित है। अंदर का मतलब कहाँ? पेट के अंदर, लीवर के अंदर नहीं, मुख के अंदर, वो अंतस्थ। ठीक है? जो हमारे अंदर स्थित है उसी को क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। इसके अंतर्गत कितने आते हैं? कौन कौन से? य, र, ल और व। अच्छा, य, र, ल, व के य, व, र, ल? य, व, र, ल। य, र, ल, व, य, व, र, ल। अच्छा, इसको 4 बार बोलिए, देखिए कौन सा बहुत बढ़िया से उच्चरित हो रहा है। य, र, ल, व कि य, व, र, ल? य, र, ल, व, य, व, र, ल? ऊपर वाला। तुम बताओ जी। य, र, ल, व, य, व, र, ल। तुम लोग अभी य, र, ल, व ही पढ़ी हो। ये हिंदी के अनुसार है, ये संस्कृत के अनुसार है। य, व, र, ल, य, व, र, ल, य, र, ल, व, य, व, र, ल, य, र, ल, व। देखिए, ऐसा लग रहा है कि य, र, ल, व बोलने पर बीच में कहीं पर ब्रेक लग जा रहा है। नहीं लग रहा है ऐसा? य, र, ल, व, य, र, ल, व, य, व, र, ल, य, व, र, ल, य, व, र, ल, य, व, र, ल, य, र, ल, व, य, र, ल, व, य, र, ल, व। नहीं, बीच में ब्रेक लग जा रहा है कि नहीं? है ना? तो इसको बोलने पर एक साथ जो है कि जो हमारी जो ध्वनि है एक साथ क्रमित रूप से निकल रही है ना। तो य, व, र, ल, य, र, ल, व, ये चीज़ें। ठीक है? जब आप लोग महसूस पढ़ेंगे तब उसमें ये य, र, ल, व नहीं, य, व, र, ल आएगा। है ना? य, व, र, ल। यहाँ पे व्यंजन में य, र, ल, व आ रहा है। ठीक है? तो ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। अब इसको यदि आप संस्कृत के महसूस के अनुसार देखेंगे तो य, व, र, ल। और य, व, र, ल बोलिए तो जैसे लगता है कि एकदम बिन ब्रेक की गाड़ी चल रही है ना? कहीं ब्रेकर नहीं सड़क पर, एकदम य, व, र, ल, य, व, र, ल। यहाँ य, र, ल, व लग रहा है कि हाँ य, र, ल, व, य, र, ल, व। ठीक है? तो इसकी संख्या कितनी होती है? हाँ, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है? चलिए, अब देखिए इसमें जो य और व है, जो य है और जो व है, इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर होते हैं ये न पूर्णतः व्यंजन है न पूर्णतः स्वर है, ये अर्ध स्वर के रूप में आते हैं। जब आप संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि के अंतर्गत एक विभाजन किया गया है, उसका नाम है यड़ संधि। क्या नाम है? यड़ संधि। नाम सुना है कि नहीं? हाँ, यड़ संधि में क्या होता है कि ई का य में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है? री का र में परिवर्तन हो जाएगा, अलरी का ल में परिवर्तन हो जाएगा और ऊ का व में परिवर्तन हो जाएगा। है ना? अब देखिए, जब हम स्वर संधि के अंतर्गत यड़ संधि को देख रहे हैं तो यड़ संधि में ई, री, ऊ आ रहा है ना? ये यड़ संधि है तो इसके जगह स्वर ही होना चाहिए ना, ई का स्वर ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे व्यंजन बन जा रहा है। जैसे यदि यहाँ पे समझना कि जैसे हमको ये विद्यालय हो गया ना, इसका संधि विच्छेद यदि करना है तो क्या होगा? विद्याधन आलय हो जाएगा। तो
या इसमें विद्या में किसकी मात्रा है? आ की। और आ में किसकी मात्रा है? आ की। ये दोनों मिलकर के क्या बन गए? आ। तो देखिए दोनों स्वर मिले हैं, ये स्वर देखना है। यहाँ पे आ की मात्रा है ना विद्या में, लास्ट में आ की मात्रा, यहाँ पर भी आ की मात्रा। जब दोनों स्वर मिले तो स्वर ही बना। तो इसी प्रकार जब यहाँ पर यड़ संधि में ई की जगह य हो जा रहा है, जबकि ये य क्या है? व्यंजन है, जबकि यहाँ पे स्वर होना चाहिए था, जबकि ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। फिर भी ई का य में परिवर्तन, री का र में, री का ल में, उ का वो में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी देखेंगे तो य का ई में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब य का ई में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर शायद इस विधि को संप्रेषण की विधि का नाम दे दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए ई का य, री का र, री का ल और उ का व हो गया। तो यहाँ पर य और व ये जो है, ये जो दोनों व्यंजन है, ये अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। इतना बात ध्यान में रखना है। पूछ देगा इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है, ये पूछ दिया सवाल, ठीक है, कि इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है। अब इसे पूछ दिया, अब उसी में प फ दे दिया, य व दे दिया, या प फ ब म य दे दिया, प फ ब फिर य दे दिया, प फ ब और एक ठो य दे दिया। तो पूछ देगा इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है। अब तो हम पढ़ेंगे भैया तो य व र सब व्यंजन व्यंजन है, तब तो वहाँ पे गलती हो जाएगा जो नहीं जानता होगा। क्यों? तो जो व होगा, जो य होगा, वो क्या हो जाएगा? वहाँ पर अर्ध स्वर है, तो इसलिए वही क्या होगा? उसमें व्यंजन नहीं होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं? ना कखहरा बड़ा कठिन है ना। अभी से पता चला कि कखहरा खाली कही के क ख ग घ च छ ज ञ ट ठ ड ड़ त थ द न प फ ब म य व र स ख स ह छत्रज्ञ। ठीक, इतना बात समझ में आया? इसको मिटाऊं अब मैं। चलिए, अंतस्थ व्यंजन हो गया। ठीक, अब इसके बाद एक कौन सा व्यंजन बचा? हाँ, उष्मी या संघर्षी व्यंजन बचा। तो क्या होते हैं उष्मी या संघर्षी व्यंजन? बताओ। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन होता क्या है? हाँ, सर ये संघर्ष मतलब जो घर्षण के द्वारा। क्या चीज बोलो? हाँ, इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए कि इसमें य और प्लस व, ये क्या है? क्या है ये? अर्ध स्वर है। ठीक, हाँ, नहीं। अब इसमें जो र है, ठीक है, र को लुंठित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुंठित। और ल को क्या कहा जाता है? पार्श्विक। क्या कहा जाता है? ये हो गया पार्श्विक हो गया, ठीक ना। अब ये लुंठित और पार्श्विक किस आधार पर है? इसके उच्चारण के आधार पर। यदि देखेंगे र बोलिए तो जीभ जैसे लग रहा है लपेट रहा है, र है ना, तो ये इसलिए ये लुंठित हो गया। ल बोलने पर ल है ना, ल बोलने पर जैसा कि जीभ के ऊपर नीचे दोनों प्रभाव पड़ रहा है ना, ल। तो ये जो ल है ये पार्श्विक है, और जो र है ये क्या है? लुंठित है। य व क्या है? अर्ध स्वर है। ठीक है, तो ये भी सवाल बन सकता है कि लुंठित इनमें से कौन सा है? र को लुंठित कहते हैं कि ल को कहते हैं? तो बहुत सा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर ल से लुंठित और ल से ल तो है और ल से लुंठित कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको उल्टाया गया, याद कर लीजिए कि र और ल है, तो र का मतलब लुंठित। वैसे बोल भी दे सकते हैं आप र, ये जो है कि जबान जो है कि जैसे लपेट रहा हो, है ना, तो इसलिए लुंठित जो र वर्ड है या व्यंजन है, ये क्या है? ये लुंठित में आता है। और जो ल है वो किस में है? पार्श्विक में है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये अंतस्थ व्यंजन यानी कि जो अंतःकरण
से उत्पन्न होते हैं, है ना, जो अंदर स्थित होते हैं, और जो अंतःकरण से उत्पन्न होते हैं उसी को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, इसमें य व र ल ये चार प्रमुख जो है कि इसके चार व्यंजन है। अब इसके बाद अब कौन सा बचा अगला, उष्मी, हाँ, उष्मी या संघर्षी व्यंजन। अब इसे उष्मी या संघर्षी व्यंजन क्यों कहा गया? ठीक है, क्योंकि इन व्यंजनों का जब हम बोलते हैं या उच्चारण करते हैं, इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कुछ गर्म हवा बाहर की ओर निकलती है। अब इसका पता कैसे होगा कि मुख से गर्म हवा निकला था? जब हम अपने हाथों को मुख के पास ले जाएंगे और श बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श बोलेंगे। बोलो, देखो गर्म हवा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नाम देखिए रखा गया, ऐसे ही नहीं रखा गया है, पूरा वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर रखा गया है। ऐसा नहीं कि बस ऐसा उष्मी रख दिया गया। काहे रख दिया गया? उष्मा दे रहा है। कैसे उष्मा दे रहा है? स श ह, श स ह ना, बोलने पर क्या रहा है? गर्म हवा आ रहा है। ठीक है, तो जब ये गर्म हवा आ रहा है तो इसलिए इसको उष्मी व्यंजन का नाम दिया गया। अब संघर्षी क्यों? क्योंकि स बोलने पर ऐसे लग रहा है कि हमारे मुख के अंदर के जो भाग हैं आपस में एक दूसरे से घर्षण कर रहे हैं, है ना। घर्षण का मतलब क्या होता है? रगड़, है ना, रगड़ना या रगड़ खाना। जैसे लग रहा है कि घर्षण कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया? संघर्षी व्यंजन भी कहा गया। ये बात मालूम हुआ कि इसे उष्मी और संघर्षी क्यों कहा गया? क्यों जी? उष्मी क्यों कहा गया? क्योंकि मुख से गर्म हवा आती है। ये कौन सा बात है भाई? क्योंकि इन व्यंजनों यानी कि उष्मी या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत जितने भी वर्ण या व्यंजन हैं उनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा बाहर की ओर निकलती है, इसलिए इसे उष्मी व्यंजन कहा जाता है। चूँकि इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करते समय ये हमारे मुख के जो अंग हैं उनमें घर्षण उत्पन्न होता है, इसलिए इसको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। यदि तो लोग के लिखे बदे आ जा कि हाँ इसके बारे में लिखना है 50 शब्दों में, तब तो नहीं लिख पाइएगा। तब तो उसके लिए हमको यहाँ हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ेगा, तब न लिखेंगे। अरे हम बता रहे हैं तो उसको अपने से जो है कि अच्छे तरीके से समझ लो और उसको लिख सकती हो, लिख लो कि उष्मी व्यंजन आखिर क्यों कहा गया, संघर्षी व्यंजन क्यों कहा गया, है ना। इसके अंतर्गत कुल कितने वर्ण आते हैं? कौन कौन से? इसके अंतर्गत कुल 4 वर्ण भी कह सकते हैं, व्यंजन भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंतर्गत कुल 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से हैं? कौन सा स? बड़ा, चला बड़का स हो गल। फिर उसके बाद वाला कौन सा स? खटकोर स। तो ये खटकोर स हो गल। फिर छोटका स। वाह भाई वाह, कहाँ तो लोग पढ़लू जाहो? बड़का स, मझिलका स, छोटका स, कौने स्कूल में पढ़ के आलू जाहो? सरकारी में। वाह भाई वाह। एक ठे कौन है? एक ठे कौन है? हल वाला हो। वाह भाई वाह। चलिए, तो ई कौन सा स है? हो बड़का स न, हई मझिलका स, यह न। वाह भाई वाह। तो लोग के तो कहो कोनो पुरस्कार देवे के मन करत है। अब हई कौन सा है? छोटका सा है। यह बात न। अरे मूर्ख, मारब तो लोग के जवन कि सही हो जा बुझा। अरे इसका बताने में कैसे समझ गए? तो नहीं समझना चाहिए था। इसका नाम है, इन तीनों स का नाम है। बताइए कौन सा नाम है? देखो, इसको श बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना। श बोलो,
श, ऐसे ऐसे जैसे मेरा जो उच्चारण जैसा हो रहा है वैसे ही ना कि स, ऐसे नहीं, श, ऐसे बोलो श। अब जबान को देखो कहाँ गया, श। अब च बोलो, च जहाँ जा रहा है बोलने पर जबान वहीं पर जा रहा है श बोलने पर, तो च का उच्चारण कहाँ से हुआ, तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा, इसको तालव्य स कहते हैं। हाँ, इन्हें ये बड़का छोटका मझिरका, वाह भाई वाह, अरे दोनों अब मालूम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, मजा आओ था पढ़ने में कि नहीं तो लोग के नहीं, अपना बेइज्जती करवा के किसको नहीं मजा आता है। हाँ, तो ये जो स है इसको कौन सा स बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं। और ये जो स है इसको मूर्धा बोलते हैं या मूर्धन्य स बोलते हैं, ठीक ना। और इसको दंत बोलते हैं। और ये जो ह है ना, ये ह, इसका जो उच्चारण होगा ये कंठ से होगा। कहाँ से होगा, कंठ से होगा। ह बोलो, ह। अब ह नहीं बोलना, ह बोलने की तैयारी करना है, बोलो क बोलो, क बोलने की तैयारी करो। अब ह बोलो, ह बोलने की तैयारी करो। ठीक, दोनों एक ही जगह जा रहे हैं जबान, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंठ हो गया। देखिए कितना बढ़िया है, इसको याद करना है कि हमको प्रैक्टिकली रूप से समझ जाना है, इसको समझना है ना। याद करेंगे, कितना याद करेंगे, तो इसको समझिए, ठीक है। तो इसको तालव्य स, इसको मूर्धन्य स, इसको दंत स। अब कभी ना बोल बुझा तो लोग कहीं बड़का सा, मझिरका सा, छोटका सा। कोई पूछेगा, हाँ मतलब जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ, तो उसको बताएगा तालव्य स, मूर्धा स, दंत स, उसको नहीं समझ में आएगा तो वो जब उसको नहीं समझ में आएगा तो उसको समझाना, कैसे समझाओगी, उसको यही समझाना। जैसे मान लेते हैं कि चला आगे चल के तो लोग 2 साल 3 साल में मास्टराइन बन गए जाए, चाहे प्राइमरी लेवल तक का। छोटे बच्चे थोड़ी ना समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझेंगे जी, सब समझेंगे। समझाने का एक तरीका होना चाहिए ना। तो लोग का पहाड़ से बड़ा होकर हो जा का, एकदम माउंट एवरेस्ट होकर हो जा, वाह भाई वाह। हम लोग को अब न समझ में आया, हमको तो छोटे नहीं तो इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि बच्चों को वहाँ तक बताया ही नहीं जाता है। जब हम बताएंगे, आखिर बच्चे कैसे समझ जाते हैं कि क है और ई एक है, ई ए है और ई जेड है, कैसे समझते हैं, बताया जाता है तब न समझते। तो उसी तरीके से उसको बताना पड़ेगा, नहीं बेटा ये जो श है इसका उच्चारण श ऐसे किया जाता है, और ये इसको बड़का छोटका मझिरका नहीं कहते हैं, इसको तालव्य स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तालव्य स। तब कभी भी जब उसके सामने कोई लिख दे 1 साल 2 साल बाद कि बेटा ये कौन सा स है, तो वो बड़का स है कह के कहेगा कि गुरु जी सर जी ये तालव्य स है। अब वो जो अगला व्यक्ति होगा वो समझदार होगा तो जान जाएगा कि नहीं, यानी कि इसका बढ़िया से शिक्षा दीक्षा हुआ है। नहीं तो सही पढ़ी बुझा बताई बुझा, बड़का सा मझिरका सा, छोटका सा, नहीं तो शरीफा वाला सा, नहीं तो सरौता वाला सा, नहीं तो खटकोर वाला सा, ऐसे पढ़ी बुझा तब तो फिर हो ही गल ना। चलिए, तो ये कुल कितने हो गए, ये आपके उसमें या संघर्षी व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, मूर्धन्य स, दंत स और एक ठो ह। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब इसके आगे एक चौथा है, चौथा भी प्रकार है न। चौथा कौन सा प्रकार है, संयुक्त या मिश्रित। तो संयुक्त या मिश्रित व्यंजन, ये कैसे व्यंजन होते हैं, बताओ। सर इसमें 2 वाक्य से मिलकर बना होता है, 2 व्यंजन से या एक देखिए, अब अगला हो गया संयुक्त व्यंजन। यहाँ लिख दे रहा हूँ,
देखिए अब ये हो गया, एक हो गया संयुक्त व्यंजन। ठीक, या इसी को मिश्रित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के मिलने से या दो वर्णों के मिलने से हुआ है, इसलिए इसको हम संयुक्त कहते हैं या मिश्रित कहते हैं। ठीक है ना? हिंदी में 4 जो वर्ण हैं वो संयुक्त हैं, यानी 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं हिंदी में, और संस्कृत में जाएंगे तो 3 ही मिलेंगे। ठीक ना? संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 और हिंदी व्याकरण की दृष्टि से संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? स्र न छ, त्र, ज्ञ और स्र। लेकिन जब संस्कृत में जाएंगे तो जो ये आपका स्र है ये नहीं मिलेगा। ठीक ना? अब देखिए हमको छ ये हो गया, एक त्र हो गया, एक ज्ञ हो गया और एक स्र हो गया। ठीक, अब ये 6 कितने ये 6 दो व्यंजनों से मिलकर के बना है। कौन कौन से व्यंजन हो सकते हैं? मूर्धन्य स। तो क कैसे लिखा जाएगा? ये सही है? हलंत लग जाएगा, इसकी आधी मात्रा होगी। ठीक, अब क्या होगा? स होगा। यदि मोबाइल में हिंदी हमें टाइप करना है तो यदि हमको 6 न मिल पाए न, तो हमको 6 लिखना है तो पहले क लिखेंगे, फिर कहीं देखेंगे तो उसमें दिया होगा कीपैड पर ये हलंत की मात्रा, जिसको आधी मात्रा कहते हैं। अब उसको हम टच करेंगे, अब उसके बाद 100 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक 6 लिख जाएगा। ठीक ना? तो उससे मालूम हो जाएगा। ऐसे आपका 6 लिखाएगा। अब चाहे तो आप इस पर भी हलंत दे दीजिए क्योंकि ये व्यंजन है। ठीक, हलंत देंगे तो इससे क्या बाहर निकल जाएगा? और निकलेगा ना? ठीक, अब जाकर के क्या बना? 6। चाहे तो अब इसको इस पर व्यंजन नहीं देंगे तो बस इतना लिख दीजिए तो भी ये सही है बिल्कुल। ठीक ना? आधा क प्लस मूर्धन्य श। अब इसके बाद त्र किससे बनेगा? आधा त और र से। ज्ञ कैसे बनेगा? ज और इ से। फिर स्र किससे बनेगा? तालव्य स प्लस र। ठीक, इससे ये बन गया संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। और उसमें या संघर्षी व्यंजनों की कितनी संख्या? 4। अंतस्थ व्यंजनों की कितनी संख्या? 4। स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या? 25। ठीक, और द्विठो अभी द्विगुण व्यंजन बाकी है ना? तो वो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो ढ लिखा जाता है, ढ कैसे लिखा जाता है? ऐसे। ठीक है, तो इसी के नीचे जो ये बिंदी लग जाता है तो इससे ढ़ बन गया। और जो अंगन लिखा जाता है ऐसे, और इसी बिंदी को जब यहाँ लिख दीजिए तो ये क्या हो गया? ड़ हो गया। एक पढ़ना हो गया, एक लड़ना हो गया। ठीक, तो इन्हीं दोनों से मिलकर के ये बने हैं, है ना? ये दोनों का गुण रखते हैं, इसलिए इसको द्विगुण कहा जाता है ना? तो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? हाँ, और ये दोनों क्या हो गए? द्विगुण व्यंजन हो गए। ठीक, तो ये व्यंजन से संबंधित अभी तक जितने भी थे क से लेकर के ज्ञ तक की सारी बातें हम लोगों ने क्लियर कर लिया। इसमें कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ, फिर पूछने पर तुम खटाखट बता दोगे तुम लोग, एकदम खटाखट। क्यों? ईय का उच्चार स्थान बताओ, ईय का।
हाँ, इया का उच्चारण स्थान बताओ। तालु। और भी हो सकता है नासिक्य। हाँ ठीक है। तो जितने भी पंचमा अक्षर वो सभी नासिका तो ही हैं, लेकिन उसके पंचमा अक्षर के जो वर्ग का पहला अक्षर है वो जहाँ से उच्चरित होगा उसको ले लेंगे और पंचमा अक्षर को दोनों को जोड़ करके बता देंगे तो वो हो जाएगा आपका, जैसे अंगा हो गया तो कंठ प्लस नासिक हो जाएगा, नासिका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो इसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? कखहरा में कोई दिक्कत है? आ गया सब कुछ समझ में? तो अब क वर्ग, अरे कंठ से कौन कौन से उच्चरित हो रहे हैं? क ख ग गंगा और ह। अब ह हो गया, इसी जगह इसको भी समझ लेते हैं तब। अब संस्कृत में यदि हम कह दें कि ये क्या लिखा है, राम का नाम तो बहुत हो गया इस बार, है कि नहीं? चलिए, अब ये क्या लिखा है? रामः। लास्ट में क्या रहा है? ह। इसको क्या कहते हैं? ये जो दोनों बिंदी है इसे क्या कहते हैं? कुछ इसका नाम होगा ना, क्या नाम है? शायद इसी को विसर्ग कहते हैं क्या? विसर्ग। तो ह का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से। अब रामः में भी ह आ रहा है जिसको विसर्ग कहते हैं। अब ये विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? जैसे मैंने अभी कहा इस ह का उच्चारण कंठ से हो रहा है, तो रामः, रामः में भी तो ह आ रहा है, ये भले विसर्ग है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब इस विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? बोल के देखो या तैयारी कर लो। राम बोलना है, फिर उसके बाद ह का तैयारी करना है या उसको रोक लेना है। कंठ से आ रहा है, उसी जगह जा रहा है ना। तो अब कंठ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? देखिए, क के सभी वर्ग हो गए, क वर्ग के सभी हो गए, ह हो गया और विसर्ग हो गया। इन तीनों को उच्चारण कहाँ से होगा? अब कंठ से होगा। अब बचे क्या? केवल स्वर बचा। क्या बचा? स्वर बचा। अब स्वर में अ बोलिए, बोलिए अ। नहीं बोलना है, बोलो अ। अरे स्पष्ट बोलो, जोर से बोलो अ। अ तैयारी करो अ बोलने की। कंठ से आ रहा है ना? कितना बढ़िया, सीखे कि नहीं? इसी को कहते हैं पेटकली रूप से सीखिए किसी चीज़ को। तो अब क्या आ गया देखिए, इसके अंतर्गत अ लगा देंगे। क्या लगा दें? अ लगा दीजिए। तो अब देखिए अ का मतलब क्या? अ में इसका बड़का भैवो आएगा, आ भी आएगा। आ भी तो वहीं से आएगा जहाँ से अ आया है। कि अ का माई बाबू अलग रही हैं, आ का माई बाबू अलग रही हैं, दोनों को माई बाबू एक कर रही हैं। जहाँ जौने स्थान से अ आ रहा है उसी स्थान से आ भी तो आएगा। अब इसके साथ साथ अ के जितने भी रूप या प्रकार होंगे, 18 प्रकार होंगे, सब वहीं से आएंगे। अ अकेले नहीं, 18 मिला है। हाँ, अ एक ठो नहीं है, कुल 18 ठो है। कभी बताएंगे उसके विषय में।